दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने पत्थर फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे। हरिवंश राय की इन्हीं पंक्तियों से शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि आपको मालूम है, पीछे काव्य शास्त्र पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं, जो प्रत्येक परीक्षा में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज व्याख्याता में अधिकतर प्रश्न यहाँ से पुटअप होते हैं और जो अपन से गलत हो जाते हैं। तो आज काव्य शास्त्र को संपूर्ण रूप से व्यवस्थित सरलता से मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो अंत तक मेरे साथ बने रहे। तो देखिए, शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आज का टॉपिक है अपना काव्य शास्त्र। आज अपन काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य शास्त्र को 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे कि आपको मालूम है, एक होता है काव्य हेतु, दूसरा होता है काव्य प्रयोजन और तीसरा है काव्य लक्षण। मूल रूप से काव्य शास्त्र के अंतर्गत भारतीय मनीषियों ने 3 रूप में काव्य शास्त्र को बांटा है: काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और काव्य लक्षण। उसका आज अपन एक टॉपिक काव्य हेतु पर चर्चा करने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहे। तो चले शुरू करते हैं। काव्य हेतु, काव्य हेतु पर चर्चा करने वाले अपन। तो देखिए, काव्य शास्त्र थोड़ा सा, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूँ, काव्य शास्त्र को भारतीय मनीषियों ने 3 भागों में बांटा हुआ है। वहाँ से जहाँ से भी प्रश्न बनेंगे वो सारा टॉपिक मैं क्लियर कराऊंगा। तो एक होता है काव्य हेतु, ठीक है। दूसरा होता है काव्य प्रयोजन और तीसरा होता है काव्य लक्षण। काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, ये काव्य शास्त्र को मोटे रूप से 3 भागों में बांटा गया है। आज अपन काव्य हेतु पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका भावार्थ समझ लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। तो काव्य हेतु का शाब्दिक अर्थ या काव्य हेतु किसे कहते हैं उसको समझना जरूरी है। आप सबसे पहले हेतु का महत्व समझें। हेतु का मतलब है कारण, यानी काव्य के कारण। काव्य किस कारण से लिखा जाता है, या कोई कवि कैसे काव्य का रचना कर लेता है, काव्य पाठ कर लेता है, उस कवि के अंतर्गत कौन कौन से गुण होने चाहिए, उन्हीं गुणों से काव्य रचना हो सकती है, उसके बारे में काव्य हेतु के अंतर्गत चर्चा की जाती है, ठीक है। तो काव्य हेतु का शाब्दिक मतलब या परिभाषा ली जाए तो वो हो जाएगा काव्य की उत्पत्ति का कारण। क्या हो जाएगा? काव्य की उत्पत्ति का के कारण को, काव्य की उत्पत्ति के कारण को ही, ये परिभाषा आप थोड़ी सी समझ लें, काव्य की उत्पत्ति के कारण को ही काव्य हेतु कहा जाता है। ये ध्यान रखें, काव्य हेतु कहा जाता है, ठीक है। अब काव्य हेतु कई बार परीक्षा में परिभाषा सीधी सीधी पूछी जाती है, तो आपको इन परिभाषा का ध्यान रखना है। किसी व्यक्ति में काव्य रचना करने का जो सामर्थ्य, जो शक्ति उत्पन्न हो जाती है या जो उत्पन्न कर देते हैं, ऐसे कारण काव्य हेतु कहलाते हैं। किसी व्यक्ति में काव्य रचना
का सामर्थ्य या शक्ति उत्पन्न करने वाले कारणों को काव्य हेतु कहा जाता है। ये तो हो गया इसकी परिभाषा। अब अपन मेरे दिमाग में बाबू गुलाब राय हिंदी के साहित्यकार, उनकी एक परिभाषा दिमाग में आ रही है जो सीधी सीधी परीक्षा में पूछ लेते हैं, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, बाबू गुलाब राय ने, अपन देख लेते हैं बाबू गुलाब राय। बाबू, पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा गहराई वाला पेन लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अभी अपन बाबू गुलाब राय की परिभाषा देख लेते हैं। बाबू गुलाब राय, ये परिभाषा कई बार परीक्षा में सीधी सीधी पूछी जाती है काव्य हेतु के संबंध में, तो आप ध्यान रखें क्या हो जाएगी परिभाषा। बाबू गुलाब राय काव्य हेतु के बारे में कहते हैं, क्या कहते हैं, हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है, हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। तो अपन लिख देते हैं, हेतु का अभिप्राय हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है हेतु यानी काव्य हेतु, हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं, जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। यह हो गई बाबू गुलाब राय की परिभाषा। देखते रहे आप वीडियो। आगे अपन भारतीय मनुष्यों में कहाँ से प्रश्न बनते हैं, कौन कौन सी परिभाषाएं दी है, उनका भी आगे अपन अच्छी तरह से समझेंगे। तो आप वीडियो पूरा जरूर देखें। ये हो गई बाबू गुलाब राय ने जो काव्य हेतु के बारे में परिभाषा दी है, ये हो गई। आगे अपन अब काव्य हेतु का सर्वप्रथम या सबसे पहले विवेचन किसने किया उसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो देखिए, काव्य हेतु का सर्वप्रथम विवेचन, ये परीक्षा में कई बार पूछ लेते हैं। सर्वप्रथम विवेचन काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य हेतु का सर्वप्रथम विवेचन किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान रखें आप, अग्नि पुराण के द्वारा सर्वप्रथम काव्य हेतु का विवेचन किया गया। तो आप ध्यान रखें, ये अग्नि पुराण में सर्वप्रथम काव्य हेतु का विवेचन किया गया है। अब काव्य हेतु का विवेचन अग्नि पुराण में किया है, तो इन्होंने कौन कौन से काव्य हेतु माने हैं, तो अग्नि पुराण में 3 काव्य हेतु माने गए। कितने माने हैं? 3। अभी मैं बताऊंगा भारतीय मनुष्यों ने कितने माने। अभी एक बार अपन सर्वप्रथम विवेचन का देख लेते हैं। अग्नि पुराण में इसका विवेचन हुआ है काव्य हेतु का, और 3 माने हैं। कौन कौन से? तो एक माना है प्रतिभा को इन्होंने, आगे मैं आपको बताऊंगा प्रतिभा क्या होती है, ठीक है, व्युत्पत्ति क्या होती है और अभ्यास क्या होता है। ये 3 काव्य हेतु है, इस पे चर्चा करेंगे, आप देखते रहिए। तो अग्नि पुराण में 3 प्रकार के काव्य हेतु माने गए सर्वप्रथम विवेचन में। दूसरा इन्होंने माना है वेद ज्ञान। किसको माना है? याद रखें, दूसरा वेद ज्ञान काव्य हेतु माना है। और तीसरा क्या माना है अग्नि पुराण में? लोक व्यवहार को काव्य हेतु माना है। क्या माना है? लोक व्यवहार। इसे अच्छी तरह से आप याद रखें।
ये अग्नि पुराण के अंतर्गत सर्वप्रथम विवेचन में काव्य हेतु माने गए। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे देख लेते हैं। ये तो सर्वप्रथम हो गया। अब अपन देख लेते हैं भारतीय मनुष्य ने काव्य शास्त्र के अंतर्गत कितने काव्य हेतु माने हैं भारतीय मनुष्य ने। तो भारतीय मनुष्य का काव्य हेतु, भारतीय मनुष्य ने 3 काव्य हेतु माने। उन्होंने भी कौन कौन से, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, आगे डिटेल में अपन समझेंगे। वीडियो पूरा जरूर देखें। भारतीय मनुष्य ने काव्य शास्त्र में काव्य हेतु कितने माने, ध्यान रखना। अग्नि पुराण में 3 और भारतीय मनुष्य ने भी 3 माने। कौन कौन से, एक माना है प्रतिभा। किसको माना है, प्रतिभा को। अब इन्होंने कहा प्रतिभा किसी कवि में या काव्य रचना करने वालों में जन्मजात गुण होता है। ये क्या होता है, जन्मजात गुण होता है प्रतिभा। ये प्रतिभा को क्या कहते हैं, ये याद रखें आप, परीक्षा में पूछा जाता है। जन्मजात गुण प्रतिभा को किसने माना है, तो भारतीय मनुष्य ने काव्य शास्त्र में प्रतिभा को जन्मजात गुण माना है। ठीक है, दूसरा जो विवेचन काव्य हेतु का किया, उन्होंने कहा दूसरा काव्य हेतु होता है व्युत्पत्ति। क्या हो जाता है, व्युत्पत्ति दूसरा काव्य हेतु होता है। ठीक है, अब व्युत्पत्ति किससे कहते हैं, भारतीय मनुष्य ने कहा है व्याकरणिक, इसे आप याद रखें, व्याकरणिक एवं साहित्यिक, व्याकरणिक एवं साहित्यिक तत्वों का ज्ञान, व्याकरणिक एवं साहित्यिक तत्वों का ज्ञान जिसे है वो ही काव्य का रचना कर सकता है, काव्य की रचना कर सकता है। ये भारतीय मनुष्य कह रहे हैं। तीसरा काव्य हेतु क्या माना है भारतीय मनुष्य ने, वो माना है अभ्यास। अभ्यास को भी उन्होंने कहा है, क्या कहा है अभ्यास को, उन्होंने कहा है निरंतर अध्ययन करोगे तो आप अभ्यास हो जाएगा। निरंतर अध्ययन, निरंतर अध्ययन करोगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा और आप उस चीज़ में पारंगत हो जाओगे। जैसे आप इस वीडियो को 2 बार देखोगे, आपका काव्य शास्त्र वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो सर्वप्रथम अग्नि पुराण में काव्य हेतु कितने माने, 3। कौन कौन से, थोड़े अलग है। प्रतिभा सेम है, वेद ज्ञान माना दूसरा, और इन्होंने लोक व्यवहार। लेकिन भारतीय मनुष्य ने 3 माने, उसमें प्रतिभा जिसको कहा है जन्मजात गुण, व्युत्पत्ति जिसको कहा है व्याकरणिक एवं साहित्यिक तत्वों का ज्ञान, और तीसरा है अभ्यास। चलो आगे बढ़ते हैं, डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा। अब भारतीय मनुष्यों में, प्राचीन भारतीय मनुष्य ने जो काव्य हेतु की परिभाषाएं दी है और कौन कौन से काव्य हेतु माने हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप ध्यान से देखना सॉरी, तो देखो सर्वप्रथम आचार्य दंडी, आचार्य दंडी इनके ग्रंथ का नाम है काव्यदर्श। आचार्य दंडी अपने ग्रंथ काव्यदर्श में क्या कह रहे हैं, ये काव्य हेतु की परिभाषा बताते हुए या काव्य हेतु का विवेचन करते हुए आप इसको ये लाइन जरूर याद रखें, नैसर्गिकी च प्रतिभा च्युत च बहु निर्मलम। क्या कह रहे हैं आचार्य दंडी अपने काव्यदर्श ग्रंथ के अंतर्गत, नैसर्गिक च प्रतिभा च्युत च बहु निर्मलम। ये याद रखें आप, सीधी सीधी परिभाषा पूछेगी काव्य हेतु के बारे में, नैसर्गिक च प्रतिभा च्युत च बहु निर्मलम किसने कहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए आचार्य दंडी ने। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं इसका भावार्थ देख लेते हैं। ये कह रहे हैं जन्मजात प्रतिभा, अत्यधिक निर्मल शास्त्रों का ज्ञान तथा अत्यधिक अभ्यास ही काव्य रूपी संपत्ति के कारण है। ये आचार्य दंडी बता रहे कि ये चीजें काव्य
रूपी संपत्ति है, यानी काव्य के कारण है, काव्य के हेतु है। ठीक है, तो आप इसे जरूर याद रखें। आचार्य दंडी ने काव्य हेतु बताते हुए परिभाषा दी, नैसर्गिक च प्रतिभाच्युत च बहु निर्मलम। ये याद है आपका एक प्रश्न रेडी है। ठीक है, तो इन्होंने कौन कौन से काव्य हेतु माने हैं? तो देखो, प्रतिभा को माना, ये रहा, निर्मल शास्त्रों का ज्ञान, ठीक है, यानी व्युत्पत्ति और अत्यधिक अभ्यास, तो इन्होंने 3 काव्य हेतु इन्होंने भी माने। दूसरा चलते हैं अपन आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें, ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट दोनों। इनकी परिभाषा काव्य हेतु में सीधी सीधी पूछी जाएगी। तो आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश, ये ग्रंथ भी याद रखते चले आप साथ साथ कि आचार्य मम्मट ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, काव्य प्रकाश। आचार्य दंडी ने काव्य दर्श, दंडी दर्श, ठीक है। और मम्मट यानी मरने के बाद में प्रकाश होता है, फैलता है, तो काव्य प्रकाश मम्मट का ग्रंथ है, ध्यान रखें। उसमें उन्होंने काव्य हेतु पर चर्चा करते हुए क्या कह रहे हैं, शक्ति निपुणता, लोक शास्त्र, काव्याविद्वेषणात्, यानी शक्ति और निपुणता, लोक शास्त्र का अन्वेषण यानी ज्ञान और निरंतर अभ्यास ही काव्य के हेतु है, ये बता रहे आचार्य मम्मट। ठीक है, तो याद रखें, इनको याद रखने का शॉर्ट ट्रिक्स मैं बता देता हूँ कि आचार्य दंडी, दंडी से दर्श इनकी पुस्तक का नाम, काव्यादर्श यानी आचार्य दंडी की पुस्तक है, जिसके अंतर्गत ये कह रहे हैं दंड नैसर्गिक मिलेगा। तो नैसर्गिकी च प्रतिभाच्युत च बहु निर्मलम, ये इनके ग्रंथ के अंतर्गत काव्य हेतु के बारे में चर्चा की है। इसको याद नहीं रखोगे तो चलेगा, इन दोनों को याद रखना जरूरी है। दूसरी काव्य हेतु पर चर्चा करते हुए आचार्य मम्मट, यानी मरने पर जग में प्रकाश फैलता है, तो इनके ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा है, मरने पर शक्ति निपुणता। आचार्य मम्मट मरने पर शक्ति का निपुण होता है, शक्ति निपुणता, लोक शास्त्र, काव्याविद्वेषणात्, यानी इन्होंने क्या माना है, शक्ति यानी प्रतिभा, काव्य हेतु माना। दूसरा माना निपुणता, जिसे व्युत्पत्ति भी कह सकते हैं। निपुणता किसमें आएगी, जो व्याकरणिक या साहित्यिक तत्वों का ज्ञानकार होगा, जानकार होगा, उसमें निपुणता आएगी, तो ये व्युत्पत्ति के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तीसरा लोक शास्त्र का अन्वेषण, और चौथा निरंतर अभ्यास। तो इस प्रकार से आचार्य दंडी ने 3 काव्य हेतु ही माने, लेकिन आचार्य मम्मट 4 प्रकार के काव्य हेतु पर चर्चा कर रहे हैं, ये याद रखें। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आचार्य वामन, वामन सबसे पहले आप ध्यान रखें, आचार्य वामन ने काव्य शास्त्र ग्रंथ लिखा, उसका नाम है काव्य अलंकार सुत वृत्ति, काव्य अलंकार सुत वृत्ति, ये इसके आचार्य वामन का ग्रंथ का नाम है। ये क्या कह रहे हैं, कवित्व बीज प्रतिभान कवितश्च बीजम। वामन, वामन से आपको पकड़ना है बीज, बीजम, ठीक है ना। सीधी सीधी परीक्षा में आपको पूछा जाएगा काव्य हेतु के बारे में, कवित्व बीजम प्रतिभानम कवितश्च बीजम, काव्य हेतु के बारे में ऐसा किसने कहा, तो आपका आंसर होना चाहिए आचार्य वामन। वामन, वह से आपको पकड़ना है, ब, शॉर्ट भी याद रखें और ऐसे याद रखें। अब ये क्या कह रहा है, कवित्व बीज, यानी कविता लेखन करने वाले का मुख्य बीज यानी मुख्य चीज क्या है, प्रतिभा। तो ये आचार्य वामन एकमात्र प्रतिभा को काव्य हेतु मानते हैं, ये आप याद रखें, ठीक है। तो कवित्व बीजम प्रतिभानम कवितश्च बीजम, ये हो गई आचार्य वामन की, जिन्होंने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्रवर्ती में काव्य हेतु पर चर्चा करते हुए प्रतिभा को एकमात्र
काव्य हेतु माना है। फिर दूसरा आचार्य भामा, भामा के ग्रंथ का नाम ध्यान रखें आप, क्या है? काव्य अलंकार ग्रंथ का नाम है। आचार्य भामा के ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार और आचार्य वामन का है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। सूत्रवृत्ति ये ज़्यादा है, काव्य अलंकार दोनों का है, वामन ने सूत्रवृत्ति काव्य ग्रंथ लिखा था और इन्होंने लिखा काव्य अलंकार आचार्य वामन। आचार्य भामा ने एकमात्र प्रतिभा को ही याद रखें, एकमात्र प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। अपन किस पे चर्चा कर रहे हैं? काव्य हेतु पर, और यहीं से आपका प्रश्न बनेंगे, ठीक है ना। मुख्य जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वो मैं चर्चा कर रहा हूँ आपके सामने। या तो आपसे ऐसे पूछेगा आचार्य वामन ने कितने काव्य हेतु पर चर्चा की, तो आपका आंसर होगा 1। आचार्य भामा ने किस पे चर्चा की? तो एकमात्र काव्य हेतु पर चर्चा की है। अब आगे चलते हैं, जो मूल रूप से परीक्षाओं में आते हैं, पंडित जगन्नाथ, इनकी भी परिभाषा है और इनने कुल कितने काव्य हेतु माने हैं, इस प्रकार के प्रश्न सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आप ध्यान रखें, इनके ग्रंथ का नाम ध्यान रखें। सबसे पहले पंडित जगन्नाथ के ग्रंथ का नाम क्या है? रस गंगाधर। क्या नाम है? रस गंगाधर, ठीक है। अब इन्होंने जो रस गंगाधर रचना में काव्य हेतु पर चर्चा करते हुए क्या कहा है? तस्य च कारणम कविगता केवल प्रतिभा। ये भी क्या मान रहे हैं? केवल प्रतिभा, यानी प्रतिभा को एकमात्र काव्य हेतु मानने वाले अपने पास 3 हो गए, वामन, भामा और जगन्नाथ। लेकिन आपको ये मूल रूप से परिभाषा याद रखें, सीधी पूछेगा तस्य च कारणम कविगता केवल प्रतिभा। काव्य हेतु के बारे में चर्चा करते समय ये किसने कहा? तो आपका आंसर हो जाएगा पंडित जगन्नाथ। आ रहा है समझ में? आगे बढ़े तो इन्होंने भी मात्र एक प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। चलो आगे। आचार्य राजशेखर का भी इम्पोर्टेंट, कई बार परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जाता है। ये पूछेगा सीधा, प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेते शयोश्यो इति। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, राजशेखर की रचना का यह भी साथ में याद करते हुए चले। काव्य मीमांसा परीक्षा में पूछ ले, काव्य मीमांसा किसका काव्य शास्त्र का ग्रंथ है? तो आपका आंसर हो जाएगा आचार्य राजशेखर। अब इन्होंने काव्य हेतु पर चर्चा करते हुए क्या कहा है? प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेते शयोश्यो इति, यानी प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों समवेत रूप में काव्य के सहेशकर है। सहेशकर, नए शब्द लिखा इन्होंने, सहेशकर। तो सीधा सीधा कई बार सहेशकर के बारे में पूछ लेते हैं। सहेशकर किसने कहा है? तो राजशेखर ने, ठीक है। तो ये प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों को समवेत रूप में काव्य हेतु मानते हैं। पूछ ले तो ये हो गया, लेकिन आपको यहाँ से पूछने के चांस ज़्यादा है। ये सीधी सीधी परिभाषा देकर आपको पूछेगा, प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेते शयोश्यो इति, ये काव्य हेतु के बारे में किसने कहा? तो आपका आंसर हो जाएगा आचार्य राजशेखर। और इनकी पुस्तक को याद रखें, काव्य मीमांसा। आगे बढ़े, चलो। आचार्य केशव मिश्र, इन्होंने भी काव्य हेतु पर चर्चा करते हुए बहुत ही शानदार ढंग से बताया है, इसलिए इनको भी समझना जरूरी है। ये सीधा सीधा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्ति विभूषण, यानी प्रतिभा काव्य का कारण है, प्रतिभा काव्य का कारण है तथा व्युत्पत्ति उसे विभूषित करती है, अलंकारित करती है, उसे प्रसिद्धि दिलाती है। क्या? व्युत्पत्ति। जैसा कि मैंने बताया आपको, व्युत्पत्ति क्या है?
व्याकरणिक एवं साहित्यिक तत्वों का जिसे ज्ञान है वही काव्य पाठ कर सकता है। ये काव्य हेतु है व्युत्पत्ति। एक है प्रतिभा जो जन्मजात कवि में गुण होता है, और तीसरा है अभ्यास। ये तीन आप काव्य हेतु ध्यान रखें। चलो आगे बढ़े। आचार्य केशव की परिभाषा भी याद रखें, प्रतिभा कारणतस्य व्युत्पत्ति विभूषण। चलो आगे। अब एक और अपन देख लेते हैं आचार्य हेमचंद्र, जिनके ग्रंथ का नाम है शब्दानुशासन। ये भी आप साथ साथ याद करें। और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये परिभाषा सीधी सीधी काव्य हेतु पर पूछी जाएगी। प्रतिपाद्य हेतु प्रतिभा, आपको इसे याद रखना है। नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा, ये सीधा सीधा पूछा जाएगा। नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा काव्य हेतु के बारे में किसने कहा? तो आपका आंसर होना चाहिए हेमचंद्र ने। क्या कहा? यानी नित्य नवीन विचार उत्पन्न करने वाली प्रज्ञा या बुद्धि, वही प्रमुख रूप से प्रतिभा कहलाती है। इन्होंने प्रतिभा को अच्छे ढंग से समझाते हुए क्या कहा? इन्होंने कहा नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा, यानी प्रतिभा काव्य का हेतु है। ये कह रहे प्रतिभाष्य हेतु प्रतिभा, तथा नित्य नवीन रसानुकूल, ये लाइन याद रखें, नित्य नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करने वाली प्रज्ञा या बुद्धि प्रतिभा कहलाती। इन्होंने प्रतिभा की परिभाषा बता दी। ठीक है, आपको ये याद रखना है नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा। ये किसने कहा है? हेमचंद्र। मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न बनेगा बहुत ही अच्छे चांस से। ठीक है, इन्होंने प्रतिभा को विस्तृत रूप से समझाया। आगे बढ़े, चलो आगे। प्रतिभा के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रतिभा क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया है, काव्य हेतु कितने हैं? काव्य हेतु कितने हैं? जैसा कि मैंने बताया, 3 प्रकार के काव्य हेतु माने गए हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं वापिस। काव्य हेतु काव्य शास्त्रियों ने कितने माने हैं? 3। कौन कौन से हैं? एक माना है प्रतिभा, इसे याद रखें, जिसको अभी अपन समझ रहे हैं विस्तृत रूप से। प्रतिभा को जन्मजात गुण भी कहा जाता है, ये भी याद रखें। क्या कहा जाता है? जन्मजात गुण। ठीक है, दूसरी कौन सी है? दूसरी है व्युत्पत्ति। अब व्युत्पत्ति का मैं नहीं लिखूंगा, व्युत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो व्याकरणिक एवं साहित्यिक तत्वों का ज्ञान, उसे व्युत्पत्ति कहा गया है। और तीसरा है अभ्यास। तीसरा क्या हो जाएगा? अभ्यास। इस प्रकार से ये 3 काव्य हेतु माने गए। अब प्रतिभा को थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रतिभा क्या है? भारतीय मनुष्यों ने प्रतिभा के बारे में क्या कहा है? कई बार परीक्षा में ये 3 इनमें से दे देगा और एक दूसरा दे देगा। आपको बताएगा इसमें से प्रतिभा की परिभाषा कौन सी नहीं है, तो इसको अच्छी तरह से देखना है। प्रतिभा काव्य का मूल व प्रमुख हेतु है, ये ध्यान रखना। सबसे पहला, प्रतिभा काव्य का मूल प्रमुख हेतु है। दूसरा, प्रतिभा ईश्वर प्रदत्त शक्ति है, यानी जैसा कि मैंने बताया जन्मजात गुण। प्रतिभा जन्मजात होती है किसी कवि में, तभी वो कविता पाठ कर पाता है। तीसरा, हेमचंद ने बताया था, वही प्रतिभा नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा है। मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनेगा। चौथा, प्रतिभा के बल पर ही कवि अपूर्व शब्दों, अपूर्व भावों, अलंकारों, उक्ति वैचित्य आदि का विधान करता है। ये किस कारण करता है? प्रतिभा के कारण ही कर पाता है। प्रतिभा। अब प्रतिभा के भेद के बारे में कई बार परीक्षा में प्रश्न आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है प्रतिभा का भेद। तो प्रतिभा को मोटे रूप से आचार्य राजशेखर, याद रखना है, 2 प्रकार से बांटा है, एक कार्यति प्रतिभा और एक भाविति प्रतिभा। ध्यान रखें, प्रतिभा को आचार्य राजशेखर, याद रखें, प्रतिभा को 2 भागों में राजशेखर ने। कार्यति प्रतिभा, अब कार्यति प्रतिभा को क्या कह रहे हैं? ये जन्मजात और इसका संबंध कवि से होता है। ये जन्मजात होती है कार्यति प्रतिभा,
और इसका संबंध कवि से होता है। भाव इति प्रतिभा का संबंध किससे होता है? पाठक से। भाव को समझने वाला कौन समझेगा? जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे भाव को आप समझ रहे हैं, तो आप भाव इति प्रतिभा हो। और मैं जैसा कि आपको काव्य हेतु समझा रहा हूँ, तो जन्मजात संबंध कवि से, मुझसे है। ठीक है, ये किसने कहा है? राजशेखर। थोड़ा सा और देख लेते हैं अभ्यास के बारे में। तो देखिए, तीसरा व्युत्पत्ति को देख लेते हैं। प्रतिभा के बारे में अच्छी तरह समझ लिया। प्रतिभा दो प्रकार की है, राजशेखर ने बताई है, कारिति प्रतिभा और भाविति प्रतिभा। ठीक है, अब व्युत्पत्ति, किसी शब्द की रचना का ज्ञान ही व्युत्पत्ति कहलाता है। जैसा कि मैंने बताया, किसी शब्द की रचना का ज्ञान ही व्युत्पत्ति कहलाता है। ठीक है, अब व्युत्पत्ति के भेद कितने हैं? दो, ध्यान रखना। एक होती है शास्त्रीय व्युत्पत्ति, जो शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरी लौकिक व्युत्पत्ति, जो लोक व्यवहार में निरीक्षण से, लोक व्यवहार में विचरण करने से प्राप्त होती है, वो लौकिक व्युत्पत्ति है। तो व्युत्पत्ति को दो भागों में बांटा गया है। और वैसे व्युत्पत्ति को व्याकरणिक एवं साहित्यिक तत्वों के ज्ञान को व्युत्पत्ति कहा जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तीसरा अपन ले लेते हैं अभ्यास। अंतिम, ये दूसरी थी अपनी, तीसरी काव्य हेतु था अभ्यास। अब अभ्यास क्या है? किसी कार्य का बार बार दोहराव करना ही अभ्यास है। आप इस वीडियो को 10 बार देख लोगे, 5 बार देख लोगे, आपका काव्य हेतु कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब किसी कार्य का बार बार दोहराव करना ही अभ्यास कहलाता है। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़े निशान। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में अपन काव्य शास्त्र का एक अगला टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको बताया है, काव्य शास्त्र के अंतर्गत अपन चर्चा करने वाले हैं। काव्य शास्त्र को मोटे रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, उसमें एक था काव्य हेतु, जिस पर आज अपन ने चर्चा कर दी है। अगले वीडियो में अपन दूसरे काव्य प्रयोजन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, और इनके महत्वपूर्ण काव्य शास्त्र के प्रश्न आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक इस वीडियो में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन जरूर करें। और वीडियो अच्छा लगा